Question number 6. Dr. I.C.R. Das is a medical practitioner of Voltaire. He furnishes the following information for preparing his return of income for the assessment year 2022-23. वॉल्टेयर एक सिटी है इंडिया में. डॉक्टर ICR दास वहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और उन्होंने अपना रिटर्न के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रिपेयर किया है असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए. ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम. हमको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं ये लिखा हुआ है ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम द डिस्पेंसरी ₹2,35,000, ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेशन ₹2,75,000 और विजिटिंग फीस ₹80,000. तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पढ़ने से पता चल रहा होगा कि ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन का पार्ट है. और जैसा कि हमको पता है कि ICR दास एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, यानी कि वो एक प्रोफेशनल हुए, तो उनका जो भी इनकम आएगा उनके काम करने से वो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हेड में जाएगा. तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में भी दो तरीके से हम कैलकुलेट करते थे. एक तो जब PL अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा होता था तब हम सीधे भाई क्या करते थे, नेट प्रॉफिट में ऐड करते थे डिसअलाउड एक्सपेंसेस और लेस करते थे डिसअलाउड इनकम और लेस करते थे एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू PL अकाउंट. इतनी चीजें कर देते थे. ठीक है, तो वो तो तब करते थे नेट प्रॉफिट में ऐड करना और लेस करना जब हमको PL अकाउंट दे रखा हो. लेकिन जब PL अकाउंट नहीं दिया रहता था, जब हमको क्या कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक दे रखा होता था PGBP के केस में, तब हम सिंपली क्या करते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन को ऐड करते हैं और एडमिसिबल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू प्रोफेशन को लेस कर देते हैं. भाई सिंपल सी चीज, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जितने भी हैं डायरेक्टली वो आप ऐड करना, उसके बाद हम सीधे लेस करते थे एडमिसिबल मतलब कि अलाउड एक्सपेंसेस. अलाउड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो खर्चे जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड हों, तो वो आपको यहाँ पे लेस करना है. तो ध्यान रखना इसको, जब नेट प्रॉफिट वाला होता था तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड इनकम ये सब लेते थे. लेकिन जब ये डायरेक्टली हम करते हैं तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन को ऐड करते हैं और लेस करते हैं अलाउड एक्सपेंसेस, यानी कि जो प्रोफेशन से रिलेटेड खर्चे हैं. ठीक है, तो अब आपको जितने भी इंफॉर्मेशन PGBP से रिलेटेड मिलेंगे वहां पे इनकम सारे एक तरफ कर लो, इनकम ऐड एक्सपेंसेस लेस. चलो करते हैं. Point A, gross receipt from the dispensary ₹2,35,000, gross receipt from consultation ₹2,75,000, visiting fees ₹80,000. ग्रॉस रिसिप्ट डिस्पेंसरी से ये भी इनकम है प्रोफेशन का, ग्रॉस रिसिप्ट इनका कंसल्टेशन से आया वो भी इनका इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हुआ और विजिटिंग फीस का इन्होंने जो चार्ज लिया था वो भी ₹80,000. ये तीनों के तीनों इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में जाएंगे. मतलब जाएगा तो ये हेड PGBP में, लेकिन उसमें भी हमको अलग अलग करना है ना कि कौन सा इनकम है कौन सा एक्सपेंसेस है. तो ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन. ठीक है, पहले आप इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हेडिंग डालोगे, उसमें लिखोगे एक पॉइंट ये, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, तीनों के सामने अमाउंट लिख दोगे आप. ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मेडिसिन डिस्पेंस्ड ₹77,000. ये भी अलाउड खर्चे हैं. पहली बात तो ये वाला पॉइंट भी PGBP से रिलेटेड है. दूसरी चीज ये मेडिसिन खर्चा, मेडिसिन को खरीदने के लिए जो पैसे गए तो ये अलाउड एक्सपेंसेस है, ये लेस होगा. सैलरीज एंड अलावेंसेस टू डिस्पेंसरी स्टाफ ₹22,500. भाई इनकी जो डिस्पेंसरी है उसमें अकेले ये डॉक्टर तो होंगे नहीं, इनके कुछ स्टाफ होंगे तो उनको ये सैलरी देंगे, तो वो प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हुआ. क्योंकि ये दे रहे हैं ना, ये अपने जो इनके डिस्पेंसरी में जो लगे हुए हैं डॉक्टर और जैसे कि क्या कहते हैं पियोन हुए और ये सब, तो इनको जो सैलरी मिल, वैसे यहाँ मेंशन है डिस्पेंसरी स्टाफ को जो दे रहे हैं, तो भाई सीधे सीधे ये भी एक तरीके का प्रोफेशनल एक्सपेंस हुआ. तो ये दोनों पॉइंट एक्सपेंसेस में लेस करोगे आप अलाउड एक्सपेंसेस में. ठीक है, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन लिख के 77,000 और सैलरी टू डिस्पेंसरी स्टाफ लिख के 22,500. नेक्स्ट, हिज वाइफ इज ऑल्सो ए मेडिकल प्रैक्टिशनर हुज इनकम फ्रॉम विजिट्स एंड कंसल्टेंसी इज ₹1,20,000. तो उनकी मतलब कि ICR दास की वाइफ जो है वो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनका इनकम मतलब उनकी वाइफ का इनकम विजिट और कंसल्टेंसी से 1,20,000 आए. लेकिन यहाँ पे उनकी वाइफ का, ये तो अच्छी बात है कि उनकी वाइफ भी अर्न कर रही है, लेकिन उनकी वाइफ का जब वो अपना खुद रिटर्न भरेंगी वो तब काम आएगा. यहाँ जो कैलकुलेशन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ ICR दास के टोटल इनकम की करनी है. तो उनके वाइफ की कितनी इनकम हुई, उनके ब्रदर की, उनके फादर की, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ICR दास के इनकम से. तो ये थर्ड पॉइंट, ये जब उनके वाइफ का रिटर्न हमको बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए तब हम करेंगे. तो थर्ड पॉइंट यहां से कोई मतलब नहीं. पॉइंट D,
Dr. Das made purchases of 10 instruments for use in his profession for an amount of rupees 30,000. No instrument was of more than rupees 5,000. डॉक्टर दास ने 10 इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं अपने प्रोफेशन के इस्तेमाल के लिए और जिसका अमाउंट है 30,000 रुपीज। और यहाँ बता दिया गया है कि भाई ईच नहीं लिखा हुआ, ये 10 इंस्ट्रूमेंट का प्राइस है 30,000, ठीक है। और ये प्रोफेशनल पर्पस के लिए, यानी कि इन्होंने अपने मेडिकल से जो भी रिलेटेड होते हैं वो वैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट लिए हैं, ठीक है। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ये 10 इंस्ट्रूमेंट में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है, ठीक है। हालांकि इसका यहाँ पे उतना कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, ये 30,000 रुपए है, तो 10 इंस्ट्रूमेंट 30,000 रुपए के लिए लिए गए तो ये बैलेंस शीट में शो होगा, एसेट है, क्योंकि भाई एसेट है तो बैलेंस शीट का पार्ट है। लेकिन एक चीज हमने और पढ़ा था, एसेट या तो जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन जरूर अलाउड एक्सपेंसेस में लेस होता है। तो आप यहां लिखोगे डेप्रिसिएशन, मतलब कि एक्सपेंसेस में लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट क्या है, मशीनरी है, तो मशीनरी पे कितना परसेंट फिक्स रहता है, 15%। तो लिखोगे 30,000 रुपीज एट द रेट 15%, ये फिक्स होता है। मैंने 4-5 ऐसे डेप्रिसिएशन थे जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, आप पीजीबीपी के इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हो कि उसमें भाई 3-4 चीजें ऐसी हैं जिनका कि डेप्रिसिएशन फिक्स होता है। उसमें से एक मशीनरी भी है जिसपे 15% फिक्स रहता है। तो पूरा अमाउंट तो जाएगा एसेट में, बैलेंस शीट में, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन आप दिखाओगे यहीं पे पीजीबीपी में अलाउड एक्सपेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर दास अंडरटुक अ टूर ऑफ जर्मनी स्पेंडिंग रुपीज 25,000। एक उन्होंने, डॉक्टर दास ने एक जर्मनी में एक टूर पे गए थे, 25,000 रुपए खर्च किया उन्होंने। ही सेज दैट बाय दिस टूर हिज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हैज इंक्रीज्ड। He also says that his reputation among his customers has also gone up by this visit. अगर ऐसे लिखते कि वो टूर पे गए हैं घूमने के लिए तो वो अलाउड एक्सपेंसेस में नहीं आता, उसका बिजनेस से कोई रिश्ता नहीं। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि इन्होंने 25,000 रुपए तो खर्च किए, लेकिन इस टूर से इनका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बढ़ा है, इनका रेप्यूटेशन उनके कस्टमर के बीच में बढ़ा है। तो ये एक तरीके से प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हुआ, तो ये अलाउड एक्सपेंसेस, ये भी लेस होगा, ठीक है। ई पॉइंट का एक्सपेंसेस भी पीजीबीपी में आएगा। हिज एक्सपेंसेस ऑन बुक्स एनुअल पब्लिकेशंस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ रुपीज 12,500. Assume the rate of depreciation on books to be 40%. भाई देखो, बुक्स पे इन्होंने खर्च किया है, एनुअल पब्लिकेशन पे बुक्स पे इन्होंने खर्च किया है 12,500 रुपीज। अज्यूम द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स टू बी 40%। तो भाई इसका भी, ये बुक्स ऐसे तो एसेट का पार्ट है, यहां नहीं आएगा, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन जो है वो जरूर आएगा। तो यहां पे आप क्या करोगे, अलाउड एक्सपेंसेस में लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट 40%। आप 12,500 का 40% निकालोगे और उसको लेस कर दोगे अलाउड एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब जी पॉइंट जो है लिखा है ही ओन्स अ बिग हाउस कंसिस्टिंग ऑफ 2 यूनिट्स। भाई अभी तक जो हमने एफ पॉइंट तक देखा है उसमें सीधे सीधे पीजीबीपी वाले सारे इनकम थे और एक्सपेंसेस थे, तो वो हमने ले लिए। लेकिन क्या पता आगे हाउस प्रॉपर्टी वाले में भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कंफर्म नहीं है, हो सकता है। तो इसलिए अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे, पहले आगे एक बार हम देख लें। ही ओन्स अ बिग हाउस कंसिस्टिंग ऑफ 2 यूनिट्स, 1 unit of which he used for dispensary and the other for his residential purpose. भाई देखो, ऐसा है कि अभी तो आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि पीजीबीपी का आप कुछ कैलकुलेट करना बाकी है। सबसे पहले आपको पता है ये बड़ा घर है और ये उसमें 2 यूनिट हैं, तो ये तो हमको पता है, और उसमें ये सब दे रखा है रेजिडेंशियल पर्पस और प्रोफेशनल पर्पस। तो ये पहली बात तो हाउस प्रॉपर्टी की बात हो गई। तो इसमें हालांकि ये बोल दिया है कि 1 यूनिट डिस्पेंसरी है, तो शायद प्रोफेशन में भी काम आए हमारे, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन में। लेकिन पहले हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेता हूं, फिर बताता हूं कि उसमें भी कुछ यूज आएगा कि नहीं, ठीक है। तो भाई ही ओन्स अ बिग हाउस कंसिस्टिंग ऑफ 2 यूनिट्स, एक बड़ा सा घर है उसमें 2 यूनिट हैं, 1 यूनिट ऑफ विच ही यूज फॉर डिस्पेंसरी एंड द अदर फॉर हिज रेजिडेंशियल पर्पस। एक यूनिट जो है वो डिस्पेंसरी के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो दूसरा यूनिट है वो रेजिडेंशियल पर्पस। कहीं मेंशन नहीं है कि वो हाफ पोर्शन में है कि नहीं, बस बोला गया 2 यूनिट, तो आप मान लो कि वो हाफ पोर्शन में डिवाइड है, ठीक है। कुछ ऐसा है, 2 यूनिट होगा घर का, 1 यूनिट जो है डिस्पेंसरी खोले हुए हैं और 1 यूनिट रेजिडेंशियल पर्पस यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, ठीक। आगे लिखा है द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज रुपीज 23,600 and the local taxes were rupees 2,000.
Dr. Das claims rupees 10,000 have been spent on repairs and renovation of the building. अब देखो भाई, सबसे पहले हम हाउस प्रॉपर्टी वाले की बात करते हैं। अगर इसमें से कोई रेंट पे उठा होता तो भाई वहां पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, पहले ये म्युनिसिपल वैल्यू दे रखा है, जैसे मान लो हाफ पोर्शन रेंट पे होता तो हम क्या करते, म्युनिसिपल वैल्यू ये तो पूरे घर का है, पहले हम आधे घर का म्युनिसिपल वैल्यू निकालते, फिर वैसे करके पूरा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आता, फिर लेस करते ये टैक्सेस पेड और भी सारी चीजें, फिर एनुअल वैल्यू आता, फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता, कुछ डिडक्शन लेस करने के बाद। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर में एनुअल वैल्यू सीधे सीधे नील होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त मैंने बताया भी था, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले घर में एनुअल वैल्यू सीधे नील। कहने का मतलब म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दिया है, कोई मतलब नहीं। ग्रॉस भाई म्युनिसिपल वैल्यू, रेंट और क्या कहते हैं फेयर रेंट, इन सब का इस्तेमाल किस लिए होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहां जब हमको बोल दिया कि एनुअल वैल्यू सीधे सीधे नील आता है, तो मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू और उसके ऊपर एनुअल वैल्यू के ऊपर वाली चीजों से कोई मतलब ही नहीं, सीधे हो गया एनुअल वैल्यू नील सेल्फ ऑक्यूपाइड में, ये रूल कहता है। लेकिन अब इससे नीचे जो होता है वो तो होगा, तो लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 पहला डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, वो तो हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में नील ही होगा, क्योंकि एनुअल वैल्यू नील है तो उसका 30% भी नील ही होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, अगर घर के लिए कोई लोन लिए होते तो उस पे जो भी इंटरेस्ट लगता वो यहाँ पे लेस होता, लेकिन वैसा कुछ लोन है नहीं तो वो भी हट गया। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, अगर डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन या फिर कंस्ट्रक्शन पीरियड या फिर ऐसा कुछ दिया होता तब कैलकुलेट करते, वो भी नहीं है, तो एनुअल वैल्यू नील, बाकी नीचे के तीनों भी नील। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन से आएगा वो नील हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, ये डिस्पेंसरी है और आईसीआर दास एक मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि वो ये पोर्शन को अपने प्रोफेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बात की थी इस बारे में। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो सिर्फ एनुअल वैल्यू नील होता है, उसके नीचे का कैलकुलेशन होता है, लेकिन प्रोफेशनल वाले केस में पूरा अमाउंट ही नील एक तरीके से है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल इनकम, अगर हमने अपने घर में ही एक पोर्शन या पूरे घर को ही प्रोफेशनल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कंसिडर ही नहीं करना होता है। तो ये जो हाफ पोर्शन इनका प्रोफेशनल पर्पस के लिए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। तो हाउस प्रॉपर्टी में प्रोफेशनल वाले से कोई मतलब नहीं, इसको हटा दो। आप लिखोगे सेल्फ ऑक्यूपाइड एनुअल वैल्यू नील और नीचे भी कुछ नहीं है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील। ठीक, अब देखो हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन तो मैंने करवा दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी नहीं कैलकुलेट करना है, यहां पे टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक, और नेक्स्ट पेज पे अभी हमने पढ़ा कि ये सारे पीजीबीपी के इनकम थे। ठीक, तो इनका ये जो घर है जिसमें का आधा पोर्शन ये डिस्पेंसरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो खर्चे होंगे वो भी तो अलाउड एक्सपेंसेस होगा भाई। जब हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन कर रहे हो तब तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, तब तो हम प्रोफेशनल वाले पर्पस को, जो घर यूज हो रहा है उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। लेकिन पीजीबीपी थोड़ी ना भूल जाएगा उस चीज को। तो आप देखो क्या करोगे, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज ₹23,600, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो म्युनिसिपल वैल्यू बताया जा रहा है। ये तब काम आता अगर बोलता है यहाँ रेंट के लिए घर दिया गया है, तो फिर म्युनिसिपल वैल्यू हम आधे का निकाल लेते जितने पोर्शन का रेंट पे दिया गया है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट, द लोकल टैक्सेस वर ₹2,000, भाई लोकल टैक्सेस 2000 के, और यहां कुछ नहीं लिखा है मतलब हम पेड मानेंगे। दूसरी चीज, ये पूरे घर का लोकल टैक्स है 2000 रुपए। और प्रोफेशनल पर्पस यानी कि डिस्पेंसरी कितने पोर्शन में खुला है, अभी मैंने कहा 2 यूनिट लिखा हुआ है और एक यूनिट को डिस्पेंसरी, एक यूनिट को सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो आप ऐसा मानोगे कि हाफ हाफ में है, मतलब 50% प्रोफेशनल के लिए और 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। तो इसका मतलब 2000 रुपए पूरे घर का, तो लिखोगे आप लोकल टैक्सेस 1000 रुपए। कैसे लिखोगे आप? 2000 का आधा यानी कि 1000 रुपए, क्योंकि आधा घर ही प्रोफेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, और ये अलाउड एक्सपेंसेस में पीजीबीपी में लेस करोगे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर दास क्लेम्स ₹10,000 हैव बीन स्पेंट ऑन रिपेयर्स एंड रेनोवेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो रिपेयर तो ऐसे भी नहीं आता है आपका, इसमें क्या कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में, लेकिन उसमें नहीं आता है हमको। उससे क्या मतलब, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता है ना, हम तो यहाँ पीजीबीपी की बात कर रहे हैं। तो उस घर से भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए होंगे जिस घर में इनका प्रोफेशन हो रहा है। तो इसका मतलब कि
आधे पोर्शन में जो भी खर्च हुए हैं वो प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हो गया। तो भाई 10,000 रुपए पूरे घर के रिपेयर और रेनोवेशन के लिए खर्च हुए हैं, यानी कि 10,000 रुपए का आधा 5,000 रुपए लिखोगे आपकी अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स फॉर द प्रोफेशनल पर्पस जो हाउस के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना नेक्स्ट पेज जो मतलब प्रीवियस पेज पे जितने सारे एक्सपेंसेस थे वो भी लेस करोगे आप, और ये लोकल टैक्सेस और ये भी लेस करोगे, क्योंकि आधा पोर्शन यहाँ प्रोफेशनल के लिए होता था। हाउस प्रॉपर्टी में प्रोफेशनल जो घर के लिए यूज हो रहा है उसको कंसिडर ही नहीं करना है, लेकिन उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं उसका पीजीबीपी में अलाउड एक्सपेंसेस जब भी हमको यूज होगा तो काम आएगा, ठीक। नेक्स्ट, हिज अदर इनकम ड्यूरिंग द ईयर आर ₹35,000। अदर इनकम है और कुछ नहीं लिखा, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट। लिखोगे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ₹35,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम। सबसे पहले आप हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेना, फिर पीजीबीपी, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तीनों को ऐड कर देना, टोटल इनकम आ जाएगा। सॉरी, तीनों को ऐड करोगे ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, डिडक्शन कुछ होंगे उसको लेस करना तो टोटल इनकम आ जाएगा। हालांकि डिडक्शन यहाँ पे कुछ है नहीं। सॉल्यूशन देखते हैं 6 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप वो लिखोगे। मेरी बुक के अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर 2022-23 चल रहा है, ठीक है। तो भाई इसमें पीजीबीपी सबसे पहले दे रखा था, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर अदर सोर्सेज। लेकिन हम लाइन वाइज चलें ज़्यादा बेहतर है। सैलरी दे नहीं रखा है, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, तो वो हम लिख लें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो भाई इसमें दो पोर्शन में डिवाइड थे, एक था डिस्पेंसरी के लिए, एक था रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो जो डिस्पेंसरी यानी कि प्रोफेशनल पर्पस के लिए, और हमने पढ़ा था कि अगर घर के किसी पोर्शन के या पूरे घर को प्रोफेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कंसिडर करना, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी में प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल किया हुआ घर का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। अब लेकिन आधा पोर्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसका जरूर होगा यहाँ पे। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में भी थोड़ा डिफरेंस है बाकी सारे से। इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड में एनुअल वैल्यू जो है वो सीधे सीधे नील हो जाता है। कहने का मतलब एनुअल वैल्यू से ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से फिर लेस करते हैं टैक्सेस, ये वो सारी के सारी चीजें तब जब लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में सीधे एनुअल वैल्यू नील, उसके बाद लेस करते हैं हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो उसमें तीन चीज लेस करते हैं, एक 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, वो भी नहीं होगा भाई, ये तो हमेशा ही नील आएगा। जब एनुअल वैल्यू नील तो उसका 30% भी तो नील ही आएगा। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, तो कोई लोन नहीं दे रखा है हाउस से रिलेटेड तो इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर भी नील, और इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड ये भी नील, कोई भी अमाउंट नहीं दे रखा है इसलिए ये भी नील, ठीक है। तो भाई इसका मतलब कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो नील आ गया, ठीक है। और जो प्रोफेशनल वाला है मतलब कि जितना पोर्शन प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है वो तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे हम करेंगे पीजीबीपी का कैलकुलेशन। तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। भाई यहाँ बता दिया कि वो प्रोफेशन है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, ठीक है। तो इसमें भी एक दो तरीके होते हैं, एक नेट प्रॉफिट के थ्रू कैलकुलेट करने वाला, वो तब जब पीएल दिया हो। तो यहाँ पे ये पीएल नहीं दे रखा है, इसको हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। प्रोफेशनल इनकम, जितने भी प्रोफेशनल इनकम हैं मतलब इनकम से रिलेटेड हैं, सॉरी प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है, उनको हम ऐड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी। कितना अमाउंट है? 2,35,000। ये अलाउड इनकम हुआ क्योंकि इनके प्रोफेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेशन। भाई कंसल्ट किया है इन्होंने, उसके लिए जो अमाउंट लिया है वो है कितना? 2,75,000। ये भी अलाउड इनकम है, आ जाएगा, प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है। नेक्स्ट है विजिटिंग फी। भाई डॉक्टर हैं, कहीं विजिट किए होंगे उसका चार्जेस है, विजिटिंग फी।
तो भाई 80,000 रुपये ये भी प्रोफेशनल इनकम है, ठीक है। उसके बाद हमने जैसा कि क्वेश्चन में पढ़ा भी था, आप दोबारा भी चेक कर लेना, और कोई भी इनकम नहीं है। डी पॉइंट में लिखा हुआ है कि डी नहीं, सी पॉइंट में लिखा हुआ है कि उनकी वाइफ ने कुछ वो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और उनका इनकम आया है विजिट एंड कंसल्टेंसी, तो वो यहाँ हम नहीं लेंगे क्योंकि वो उनका पर्सनल इनकम है। जब उनकी वाइफ का कैलकुलेशन करेंगे टोटल इनकम का, वो तब यूज आएगा, यहाँ पे कोई यूज नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ ICR दास से हमको मतलब है, ठीक है। तो बस यही तीनों इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है, तो इसको आप लिख लो। ये हो जाएगा 2,35,000 प्लस 2,75,000 प्लस 80,000, ये आ गया 5,90,000 रुपीज। अभी मैं इनर कॉलम में ही सब लिखोगे आप। अब हम लेस करेंगे अलाउड एक्सपेंसेस। सबसे पहले दिया हुआ है बी पॉइंट में कॉस्ट ऑफ मेडिसिन डिस्पेंस्ड ₹77,000। तो क्योंकि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने मेडिसिन खरीदा होगा, तो वो भी उनका एक तरीके से प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हुआ। तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कितना है 77,000 रुपीज। उसके बाद है सैलरीज एंड अलावेंसेस टू डिस्पेंसरी स्टाफ ₹25,000। तो ये इन्होंने, इनका एक डिस्पेंसरी है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो, तो उन्होंने कुछ स्टाफ भी रखे होंगे, तो उसको उन्होंने जो सैलरी और अलावेंसेस दिए हैं वो भी अलाउड एक्सपेंसेस होगा। लिखोगे आप सैलरी एंड अलावेंसेस टू डिस्पेंसरी स्टाफ कितना है 22,500 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट में है सी पॉइंट, जो कि यहाँ कंसिडर ही हम नहीं करेंगे, वो उनकी वाइफ का पर्सनल इनकम है, वो उसी में जाएगा। मतलब जब उनकी वाइफ का टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब काम आएगा। यहाँ ICR दास का पर्सनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, सी पॉइंट से कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट डी पॉइंट है 10 इंस्ट्रूमेंट खरीदे गए हैं 30,000 रुपए के, तो भाई इंस्ट्रूमेंट तो जाएगा एसेट में, बैलेंस शीट में, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन इंस्ट्रूमेंट्स। और इंस्ट्रूमेंट एक तरीके का मशीनरी होता है, और मशीनरी पे हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था, मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन फिक्स होता है। इसीलिए आपको कुछ चीज़ों का डेप्रिसिएशन याद करके रखना होगा। एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो आप लोग, उसमें जिस पे डेप्रिसिएशन लिखा हो उतना डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन इंस्ट्रूमेंट, ये मशीनरी है, तो इस पर 15%, 30,000 रुपये के इंस्ट्रूमेंट हैं, तो आप लिखोगे 30,000 का 15%, 30,000 का 15%, ये आ जाएगा 4,500 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट में है, उन्होंने जर्मनी पे एक टूर पे गए थे, तो वो घूमने नहीं गए थे, उन्होंने बताया कि उससे उनका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ा, उससे उनका रेप्यूटेशन उनके कस्टमर के बीच में बढ़ा है, तो इसलिए ये प्रोफेशन से रिलेटेड हो गया, अलाउड एक्सपेंसेस हो गया। आप लिखोगे मनी स्पेंट ऑन टूर 25,000 रुपये, ये भी एक तरीके से प्रोफेशनल टूर हो गया, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस हो गया। नेक्स्ट है एफ पॉइंट, बुक्स थी 12,500 रुपये की और डेप्रिसिएशन 50%। बुक्स एसेट का पार्ट है, बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन अलाउड होता है ये, तो डेप्रिसिएशन ऑन, मतलब डेप्रिसिएशन अलाउड होता है बस। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 12,500 का 40%, इसको आप कैलकुलेट करो, 12,500 का 40%, ये आ जाएगा 5,000 रुपये। नेक्स्ट एफ पॉइंट तक तो हमने सारी चीज ले ली, बी पॉइंट में था ले लिया हमने, सी पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, वो उनकी वाइफ का पर्सनल इनकम है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट डी पॉइंट था, वो भी हमने ले लिया, ई पॉइंट को भी हमने कंसिडर कर लिया, एफ को भी ले लिया। उसके बाद जो जी पॉइंट है हाउस प्रॉपर्टी वाला, उसमें से भी हमको कुछ चीजें लेनी होगी। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा कुछ कंडीशन था घर का, ये घर था, बोला गया था 2 यूनिट में घर है, मतलब कि एक यूनिट है उसको 2 यूनिट में बांटा गया है। ये जो यूनिट है वो डिस्पेंसरी के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो इसका तो हमने हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन कर लिया, एनुअल वैल्यू नील होता है वैसे करके। लेकिन डिस्पेंसरी वाला जो प्रोफेशनल पर्पस के लिए घर यूज होता है, उसको हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं कंसिडर करते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस तो आएंगे ही ना भाई जब पीजीबीवी में। तो भाई देखो, पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स कितना लिखा, पूरे घर का लोकल टैक्स कितना लिखा है 2,000 रुपए, पूरे घर का है ये,
तो क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मेंशन है तो हम मानेंगे बस इतना बोला है 2 यूनिट में एक घर को, एक उनका बड़ा सा हाउस है जिसमें 2 यूनिट है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि ये आधा आधा यूनिट है, मतलब जितना ये है उतना ये है। तो फिर 2000 का आधा कितना हुआ, 1000 रुपए यहाँ पे आ गया, 1000 रुपए यहाँ पे आ गया। तो भाई यहाँ वाले से अभी इनको देखना ही नहीं, यहाँ वाले को आप भूल जाओ, सिर्फ डिस्पेंसरी वाले को देखो। तो 1000 रुपए है, तो यहाँ पे आप लिखो लोकल टैक्स ऑन हाउस, और ब्रैकेट में लिख भी दो आप डिस्पेंसरी, क्योंकि पूरे घर का आप नहीं लिख रहे हो यहाँ पे, सिर्फ जितना प्रोफेशनल पर्पस के लिए घर हो रहा उतना। तो 2000 रुपए लोकल टैक्स थे, उसका 50% या फिर उसका आधा, तो दोनों एक ही चीज आएगा, लिख दो यहाँ पे 1000 रुपए। फिर 2000 का 50% लिखो या 2000 का हाफ लिखो, वो भी एक ही चीज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 10,000 रुपए रिपेयर और रेनोवेशन में खर्च किए गए हैं पूरे घर पे, 10,000 रुपए। तो भाई इसको भी बांटो, 5,000 रुपए इसमें आया, 5,000 रुपए इसमें आया। इससे हमको सेल्फ वाले से भी कोई मतलब ही नहीं है पीजीबीपी के समय, ठीक है, सिर्फ इससे मतलब है। तो आप यहां लिखो रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ हाउस, जो कि डिस्पेंसरी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो भाई पूरे घर का रिपेयर में कितना खर्चा लगा, 10,000, लेकिन आधा ही पोर्शन डिस्पेंसरी के लिए, तो 10,000 का आधा यानी कि 5,000 रुपए। और कोई एक्सपेंसेस है नहीं, हमने बी पॉइंट को कंसीडर कर ही लिया है, सी को नहीं करना है, डी वाला भी ले लिया है, ई एफ और जी में भी जो था वो भी ले लिया है, बाकी एच वाला इससे रिलेटेड नहीं है। तो इन सारे एक्सपेंसेस को आप ऐड करके यहां लिखो पहले। तो ये हो गया आपका 4,500 प्लस 77,000 प्लस 22,500 प्लस 4,500 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000। तो ये आ गया 1,40,000 रुपीज। अभी आप यहीं लिखो इनर कॉलम में 1,40,000 रुपीज। और जो हमारा प्रोफेशनल इनकम था 5,90,000 रुपीज प्रोफेशनल इनकम था, इससे हम ये अलाउड एक्सपेंसेस को लेस करें। तो भाई 5,90,000 माइनस 1,40,000, तो ये आ जाएगा आपका 4,50,000 रुपीज। ये आप लिखोगे यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो एच है वो लिखा हुआ है अदर सोर्सेज, तो आप लिख दो इनकम फ्रॉम, मतलब अदर इनकम लिखा हुआ है तो हम उसको सीधे सीधे लिख दे रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कितना है 35,000 रुपीज, सीधे आउटर कॉलम में आप लिख दो। अब यहां आप लिखोगे ग्रॉस टोटल इनकम। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है, नील। फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 4,50,000 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 35,000। तो इन तीनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे, पहला वाला तो नील है उसको छोड़ दें हम। 4,50,000 प्लस 35,000, ये आ गया 4,85,000 रुपीज। ये ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। उसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। यहां कोई भी डिडक्शन नहीं है इसलिए नील, और ये यही जो ग्रॉस टोटल इनकम है यही हो गया हमारा टोटल इनकम। सैलरी और कैपिटल गेन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं। हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज का हमने कैलकुलेशन कर लिया। आगे हमारा जीटीआई डिडक्शन था नहीं, नील लेस किया, कुछ भी नहीं लेस किया, आ गया टोटल इनकम।